बच्चों पहले हम बात करते हैं de Broglie अवधारणा। सीधी सी बात करें, एक गतिशील कण तरंग की तरह व्यवहार करता है। क्या बताओगे? गतिशील जो कण है ना वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये कथन है किसका? de Broglie परिकल्पना का। ठीक है, चलो इसको फिर पढ़ लेते हैं कि जिस प्रकार तरंग के रूप में विकिरण ऊर्जा से कणों के जो लाक्षणिक गुण होते हैं उनको जोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों को भी तरंग प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। ठीक है ना, कि जिस प्रकार से तरंग में जो विकिरण ऊर्जा होती है ना वो कणों से क्या होती है भाई, विकिरणों में क्या होते हैं, कणों वाले गुण मिलते रहते हैं। तो इसका मतलब कण में भी तरंग वाले गुण मिलने चाहिए। और जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि द्रव्य कण है वो गतिशील अवस्था में क्या करना चाहिए? तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। ये बात किसने बताई? de Broglie ने। ठीक है, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध तरंग को बच्चों क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग या de Broglie तरंग कहते हैं। बिल्कुल आसान सी बात है, दोबारा बोल रहा हूँ, गतिशील कण भी तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये है आपके de Broglie परिकल्पना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें बच्चों। यानी ये कुछ इस प्रकार से है। de Broglie कहता है कि एक जैसे गतिशील गाड़ी है, मान लीजिए आप किसी बालकनी में खड़े हो, गाड़ी आई फास्ट और चली गई आगे, तो इसका मतलब वो तो एक हल्का सा मूवमेंट आपको दिखी और फिर आगे चलेगी। तो एक गतिशील जो कण होता है ना वो कुछ इस तरीके से व्यवहार करता है। उनकी प्रकृति क्या होती है भाई? पदार्थ की प्रकृति क्या है? क्वांटम है, द्वैत के रूप में। तो वो दोनों इस प्रकार से क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। तो कण है वो उसमें तरंग के गुण भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल आता है यहाँ से, तो बिल्कुल आसानी से आप धैर्य से इसको सुनिए कैसे इसमें अपन सोल्व करेंगे। देखिए हम पहले बात करते हैं de Broglie तरंग दैर्ध्य की। हर बच्चों को ध्यान है विज्ञान के अंदर कि E इक्वल होता है mc²। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में भी हमारे ये काम में हमें लिया था। ठीक है, तो E इक्वल क्या होता है? mc² होता है। अब E इक्वल mc² है तो इसमें आपको पता है अभी फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर h व्यू और E बराबर ये हो गया h c/λ। ठीक है, अब दोनों को बराबर कर दो तो दोनों E के मान हो गए, तो mc² बराबर hc/λ। ठीक है, अब देखो एक C तो कट गया, बच गया mc h/λ। अब m गुणा c यानी द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग, और जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है उसे हम कहते हैं फोटोन। तो mc, तो c यहाँ पर क्या है? वेग है v, तो ये हो जाएगा फोटोन का संवेग, जिसको हम बोलेंगे क्या? p इक्वल mc। और ये आ गया नीचे, लैम्डा चला गया ऊपर, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ध्यान रखना क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्वल h/p। ठीक है, और यही बार बार न्यूमेरिकल में काम आएगा आपके, तो दिमाग में फिट कर लीजिए आप। और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी जनरल साइंस का भी शानदार टॉपिक है ये। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है इसमें कि अगर वेग अधिक होगा, क्योंकि देखो लैम्डा इक्वल क्या था? h/mv। अब अगर वेग अधिक है तो जाहिर सी बात है तरंग दैर्ध्य क्या होगी? छोटी होगी, कम होगी। और कण का द्रव्यमान m अगर अधिक है तो तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी? तरंग दैर्ध्य भी कम होगी। ठीक है, और de Broglie तरंग दैर्ध्य ना वो कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, ये कंसेप्ट उस पर लागू होते हैं। द्रव्य तरंगे प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, क्योंकि यांत्रिक तरंगे, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे, और तीसरा प्रकार होता है द्रव्य तरंगे। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध जो तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? द्रव्य तरंगे होती हैं। तो उनका एक अलग प्रकार होता है, न कि वो विद्युत चुंबकीय तरंगों में शामिल होती हैं। अब बच्चों बात करें de Broglie तरंग दैर्ध्य। अब यहाँ से अपना मेन टॉपिक शुरू हो गया है। या तो आपको पूछेगा फॉर्मूला कि फॉर्मूला क्या है, कैसे बना, या फिर आपको 99% इसमें रहेगा न्यूमेरिकल। मैं बात यहाँ पर 99% न्यूमेरिकल की और 1% यहाँ पर बात कर रहा हूँ सूत्र की। तो ये तो मान के चलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन तो श्योर है। ठीक है, अब जो करना क्या है ये हम अभी पढ़ कर आए हैं। लैम्डा इक्वल h/p, कोई दिक्कत नहीं है। p की वैल्यू कितनी है? mv है। ओके, अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv²। अब देखो ke को अपन बार बार नहीं लिखेंगे, छोटा सा लिख देंगे ek, समझ जाओगे। ठीक है, अब ek तो v² बराबर 2 को ऊपर ले आओ तो 2 ek, और m चला जाएगा बट्टा में, ये आ गया बट्टा में, तो 2 ek बट्टा m बराबर क्या हो गया? v²। कोई दिक्कत नहीं है। अब v² मान हमने निकाल दिया है 2 ek/m, ये आ गया। अब लैम्डा इक्वल क्या था? h/mv। ठीक है, v का मान यहाँ से ले आओ, v² हमने इसका रूट कर दिया, v का मान आ गया। और v का मान जैसे आप यहाँ रखोगे तो आधा m, ये पूरा m, तो पूरे m में से आधा m तो कट जाएगा, तो इसका मतलब इसके पास भी क्या बचेगा? आधा m बचेगा। तो अब इनको मिक्स कर दो, मिक्स कर देंगे तो आ जाएगा √2m ek। ठीक है, आपका 50% काम हो गया। अब हम क्या करेंगे? √2m ek। इसमें देखो आपके
√2m में क्या करना है आपको, सबसे पहले हम बात करेंगे आवेशित कणों के लिए। हम इसको दो भागों में बांटेंगे, आवेशित कणों के लिए और उदासीन कणों के लिए। तो पहले आवेशित कणों की बात करते हैं। आवेशित कण के लिए अपन मान लेते हैं कि आवेश कितना है, Q है, और उसे हमने v वोल्ट से क्या किया है, त्वरित किया है। चलो, और हमें पता है W क्या होता है, क्योंकि किसी भी आवेशित कण को अगर आप v वोल्ट से क्या करेंगे, त्वरित करेंगे, तो उसके लिए जो किया गया कार्य वो क्या होता है, W/Q भी होता है। ठीक है, तो W किस में बदल जाती है, ऊर्जा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या होते हैं, संरक्षित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अब E के बराबर क्या हो गया, QV। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट जो आपका फॉर्मूला था लैम्डा = H/√2m तो आप क्या करेंगे, इस E की जगह क्या कर डाल देंगे, QV डाल देंगे। ठीक है, अब जो कुछ फॉर्मूले बनेंगे यहाँ से वो देखिए आप। सबसे अच्छा तो ये बन रहा है, देखो आपको पता है लैम्डा = आपके इसमें मैंने आपको लिखाया था क्या था, H/√2m तो देखो लैम्डा डिपेंड कर रहा है किस पर, तो यहाँ से छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं कई बार, तो ध्यान रखना। अब जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ऐसे ही द्रव्यमान, जैसे हम बात करें अल्फा कण और प्रोटॉन में किसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, तो आप कहेंगे जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, और जिसकी द्रव्यमान कम है उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। तो द्रव्यमान कम किसका, प्रोटॉन, और अल्फा कण में प्रोटॉन का है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल बन जाते हैं यहाँ से। और अब देखो इन दोनों को अगर मिक्स किया जाए, इन दोनों को मिक्स किया जाए अलग दो पदार्थों के लिए, तो λ1 λ2, ओके। अब λ1 का E/1 तो नीचे मिलेगा आपको पता ही है, और इसका ऊपर मिलेगा, तो ये न्यूमेरिक बन जाएगा। द्रव्यमान के लिए बात करें दो अलग अलग पदार्थों के लिए, तो λ1/λ2√m2/m1, ये भी शानदार चीज़ें हैं। और दोनों अगर मिक्स की जाए तो देखो 1 2 तो आगे ऊपर, 2 1 2 1, इस तरीके से यहाँ से छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल धैर्य से आपको काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी ऊर्जा अधिक है, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान के लिए आ गए यहाँ पर दो अलग अलग कणों के लिए। ठीक है, चलो अब जो हमारा सूत्र आया था लास्ट, क्या आया था, यही तो था। अब बिल्कुल आराम से करना है। एग्जाम में देखो तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है, इलेक्ट्रॉन से। दूसरों का नाम लेते नहीं, नंबर इलेक्ट्रॉन दूसरे का नंबर आने ही नहीं देता, यहाँ आता है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए अब ये सूत्र तो आपको समझ में आ चुका है, ये कैसे बना, हमने आपको पूरा इसको बता दिया है। ठीक है, अब ये बन तो गया, अब इसे मान रखने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान रखने हैं। देखिए H का मान आपको पता है कितना होता है, 6.626 × 10⁻34 जूल/सेकेंड, क्लियर। अब √2m QV है, तो द्रव्यमान कितना है इलेक्ट्रॉन का, बिल्कुल आप कहेंगे हमें याद है, तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन का, आवेश बच्चे को पता है विज्ञान के अंदर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, अब ये सारे मान इसमें रख दो आप पूरे सूत्र में, तो देखो क्या बन जाएगा। ये लीजिए H का मान 2m QV, बस V को छोड़ देना, V को छोड़ देंगे और पूरा सेल कर देंगे, क्या आ जाएगा 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। एक बार एग्जाम में ऐसा भी आ गया था कि लैम्डा में मान दिया 0.227 और आपसे लैम्डा का मान देकर V का मान पूछ लिया। ज़्यादातर एग्जाम में क्या आता है, जैसे V का मान दे दिया आपको 100 वोल्ट, ठीक है, वो आपसे पूछेगा 100 वोल्ट के लिए इलेक्ट्रॉन की द्विध्रुवीय तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। और एक बार ये आया था 400 वोल्ट, 400 वोल्ट के लिए इलेक्ट्रॉन की द्विध्रुवीय तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। एक बार ये आ गया था कि 0.1227 लैम्डा का मान है, तो वोल्ट कितना होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और ये जो फॉर्मूला ना, ये आप सीधा याद कर लेना, गुणा भाग करने मत बैठ जाना, पूरा इसको पहले दिमाग में फिट कर लेना, 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ही भाई है प्रोटॉन। चलो देखते हैं प्रोटॉन में क्या चेंज है। देखिए H का मान तो वो का हुआ है, कोई दिक्कत आपके इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, MP में यहाँ पर क्या करेंगे 1.67 × 10⁻27 kg, प्रोटॉन का द्रव्यमान चेंज हो गया ना। ठीक है, आवेश वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, अब ये मान आप इसमें रख दीजिए, H का मान रख दिया, 2m द्रव्यमान आ गया, ये आवेश आ गया, और इसमें आ जाएगा 0.2863/√V एंगस्ट्रॉम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया प्रोटॉन के लिए। अब जो बात करते हैं ड्यूटोन की, ड्यूटोन आपका होता है 1H2, क्या होता है 1H2। ओके, अब देखो H का मान हमें पता है, बार बार हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। M ड्यूटोन जो है ना, वो आपके 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। भाई द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2 है ना, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, भाई द्रव्यमान A बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं 2
से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा mp यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। और आवेश 1s2, एक तो इलेक्ट्रॉन है तो आवेश तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा ना, सेल कर दीजिए। तो देखो 2 फॉर्मूले में, फिर 2 mp यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगुना और आवेश का मान, और ये हमें पता है, सोल्व कर देंगे 0.202/√v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो बात करते हैं अल्फा कण के लिए। तो बच्चों अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण होता है 2He4। तो ध्यान देना आपके द्रव्यमान तो हो जाएगा 4 गुना प्रोटॉन से, 4 गुना हो जाएगा ना, 4 गुना 1.67 गुणा 10⁻27 kg, और 2 इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका आवेश क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला वो चल रहा है, बस हमें क्या करना है, हमें तो केवल मान रखना है इसके अंदर। चलो रख देते हैं। H का मान फिक्स है 6.626 × 10⁻34, फिर 4 mp, 4 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश, और सेल कर देंगे 0.101/√v एंगस्ट्रॉम। ये चारों मान आप दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, अब ये तो था आवेशित कणों के लिए। अब हम बात करते हैं अगर उदासीन कणों जैसे न्यूट्रॉन है उसके लिए कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखो आप क्या करते हैं, जो लास्ट स्टार्टिंग फॉर्मूला था वो E था, हमने फिर E में डाल दिया था QV। अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब उदासीन कण है, तो उदासीन कण के लिए क्या करना है, आपको ऊर्जा डालनी है, तो वो होती है KT। KT में जो K होता है ना बच्चों, वो होता है बोल्ट्जमान नियतांक K, 1.38 गुणा 10⁻23 जूल बटा केल्विन। तो ये देखो ये हमने डाल दिया √2m KT। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। तो ये √2m KT हो गया ना, तो 2m प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें पता है, और K का मान अभी बताया आपको, और T का T रख देना बस। इसमें मेन चीज़ क्या होती है, T होती है 30.83/√T एंगस्ट्रॉम, और उनमें क्या आया था, आवेशित कणों में √V आ रहा था, और इसमें क्या आया, √T आया। तो किसमें बन सकता है, जैसे 400 केल्विन ताप के लिए न्यूटन की दै ब्रोगली तरंग क्या होगी, आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, गैस के लिए बात करें बच्चों, तो गैस के लिए क्या होती है, जो ऊर्जा होती है ना, वो उसमें कोटि में डिवाइड होती है। ऊर्जा का सम विभाजन नियम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ऊर्जा में क्या होते हैं, वो कोटियों में, फ्रीडम कोटिया बोलते हैं उनको, तो फ्रीडम डिग्रीज उनमें क्या होते हैं, विभाजित होती हैं। तो H2m E ये लीजिए, 2 से 2 उड़ गया, 3m KT। ये किसी भी गैस के लिए क्या होती है, दै ब्रोगली तरंग होती है। उदासीन कणों के लिए हो गई, आवेशित कणों के लिए हो गई, और ये किसके लिए हो गई, ये हो गई गैसों के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है उदाहरण नंबर 4, बिल्कुल आसान सा है, धैर्य से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देखो एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पीड क्या है, 5.4 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है की चाल से गति कर रहा है। 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है, 30.0 मीटर पर सेकेंड की चाल से क्या कर रहा है, गति कर रही है। से जुड़ी दै ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या है। दोनों से में क्या करना, आपको तरंग दैर्घ्य निकालनी है। चलो निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो m की वैल्यू हमें पता है, v का मान हमें सवाल में दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो h का मान रख दिया 6.62 गुणा 10⁻34, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख दिया, v का मान हमें दिया गया है, सोल्व कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पहला सवाल हो गया ए का। फिर बी का करते हैं। बी के अंदर देखते हैं बच्चों, बी के अंदर गेंद के लिए बात कर रहे हैं, m 150 ग्राम है। अब जाहिर सी बात है ग्राम तो बदलेगा किलोग्राम में, 1 किलोग्राम होते हैं 1000, तो 1 ग्राम में हो जाएगा 1/1000, यानी 1/10⁻3, 10⁻3 जाएगा ऊपर, तो 1 ग्राम में हो जाएंगे 10⁻³ किलोग्राम। और वी का मान हमें सवाल में दिया हुआ है। फिर से सूत्र हमारा H/mv, H का मान फिक्स है 6.62 गुणा 10⁻34 हो गया आपका 150 गुणा 10⁻³ क्या है इसका द्रव्यमान है, और 30 इसकी स्पीड है, सेल कर दिया, ये हमारा इसमें आंसर आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले न्यूमेरिकल के अंदर बच्चों देखते हैं उदाहरण नंबर 5, और शानदार क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन, इनकी गति ऊर्जा क्या है, समान है। चलो गति ऊर्जा समान है, तो इसमें से किस कण की दै ब्रोगली तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगी। अब आपको सोचिए, अगर लैम्डा बराबर H/√2m E, ठीक है। अब E की कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये डिपेंड करेगा किस पर, द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। अब हम तो ये देखेंगे कि द्रव्यमान किसका कम है। अच्छा, दै ब्रोगली तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, तो द्रव्यमान किसका अधिक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है ना, वो सबसे कम होता है, अल्फा कण का सबसे ज़्यादा होता है इनमें से, प्रोटॉन में से। तो अब समझो अब किसका होने वाला है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। चलो बात करते हैं सवाल की। किसी गतिशील कण के लिए ये आ गया अपना H/√2m E। तो हमें पता है गति ऊर्जा समान है, तो लैम्डा डिपेंड करेगा किस पर, √m पर। √m पर करेगा तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, सर्वाधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है ना बच्चों, वो क्या है, वो सबसे कम होता है। तो इसको अपन लिख देंगे m अल्फ़ा
ठीक है, एम अल्फा लिख देंगे इसको। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सर्वाधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। और अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है, 4 MP होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ठीक है बच्चों, अगले सवाल में उदाहरण नंबर 6 है, एक कण है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चार्ज से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चार्ज से, वी इलेक्ट्रॉन जो है ना, वी वो 3 गुना है। इस कण की दैव ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन की दैव ब्रोगली तरंग दैर्घ्य से अनुपात ये आपको दिया हुआ है। कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए तथा कण को पहचानिए कि कण कौन सा है। चलो करते हैं। देखो कण का वेग हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन से 3 गुना, लेमडा का मान ये रहा, और अनुपात है, अनुपात दिया गया है। तो लेमडा इक्वल एच अपॉन एम भी हो गया, तो एम बराबर क्या आ जाएगा, एच अपॉन लेमडा भी हो गया। अब देखो एम अपॉन एम भी अनुपात के अनुसार करते हैं, पहले का अनुपात और दूसरे अनुपात क्या है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं और अनुपात के रूप में इनको लिख लेते हैं। अनुपात के रूप में लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब देखो एम रिवर्स रहेगा किसके, लेमडा के, देख सकते हो आप कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ऐसे एच तो कट जाएगा। अगर आप सिंपल वैल्यू रखते हो भाई, एक तो हो गया एम बराबर एच लेमडा वी, एक आपके हो जाएगा इसमें एम ई बराबर एच अपॉन लेमडा ई वी। अब भाग दे दो आप, यही तो आएगा, ऐसे कट जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेमडा ई वी ई, ठीक है, मान रख दिया, अनुपात आपको दिया गया है, और यहाँ से अपन इसको सेल करेंगे बच्चों, और सेल करने के बाद हमारा एम का मान आ जाएगा ये, क्योंकि देखो एम ई का तो फिक्स होता है ना, हमें याद ही है 9.1 गुणा 10⁻31 kg। ठीक है, अब ये जो द्रव्यमान ना वो प्रोटॉन का भी हो सकता है या न्यूट्रॉन का हो सकता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। उदाहरण नंबर 7 है, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार ये आ चुका है, सबसे ज़्यादा बार ये एग्जाम में आ चुका है। सेल कर लेते हैं। 100 वोल्ट का विभवांतर है के द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित दैव ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सीधा सा ध्यान रख लेना, 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सोल्व करते हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, बार बार मैं कह रहा हूँ, और बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। तो हमें दिया गया है वी का मान 100 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की दैव ब्रोगली तरंग दैर्घ्य सूत्र याद है हमें, वी की जगह कर दिया √100, याद है 10, सेल कर देंगे 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों इस प्रकार से हमने शानदार वीडियो में हमने क्या जाना है पता है, दैव ब्रोगली परिकल्पना और लेमडा इक्वल एच अपॉन पी जो क्या है तरंग दैर्घ्य, फिर हमने आवेशित कणों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात की, लेमडा इक्वल एच अपॉन √2 m³v, फिर हमने आवेशित कणों के लिए ज्ञात की, तो हमने वहाँ पर वी की जगह क्या डाल दिया, KT डाल दिया, T यानी ताप, और फिर हमने गैसों के लिए बात की तरंग दैर्घ्य की, और साथ में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर सोल्व किए हैं। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद में हम डेविसन जन्म प्रयोग की बात करेंगे। उसके लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।